हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल। आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सबों के लिए बेसिक इंग्लिश की क्लास जो शुरू किया है उनके बारे में कुछ जानकारी दूंगा और साथ ही मैं स्पोकन इंग्लिश के लिए भी अच्छे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस अपने चैनल पर डालूंगा, जिन्हें देखकर आप एक तो बेसिक इंग्लिश जीरो लेवल से आपकी अच्छी होगी और फिर आप उन वर्ड्स और सेंटेंसेज और एक्सप्रेशंस की मदद से बगैर ग्रामर के भी अच्छे अंग्रेजी बोल पाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है। मैं करीब 25 वर्षों से यहाँ फॉरेस्टगंज में इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ। अनेक छात्र मेरे यहाँ से काफ़ी बड़ी सफलता हासिल किए हैं। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आज आप लोगों से ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन आज मैं इंटरमीडिएट के परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सेट को सॉल्व करने जा रहा हूँ। 2020 में जो बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं आईएससी और आईकम के सवाल, मैं उन्हें आज हल करने जा रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये आप देखें, इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। पहला है आई एम गोइंग नाउ, ए। बी आई गोइंग नाउ, सी आई गोन नाउ, डी आई विल गोइंग नाउ। ये सभी ऑप्शंस को हम एक एक कर देखें। आई एम गोइंग नाउ, जैसा कि हम जानते हैं नाउ एक ऐसा समय सूचक शब्द है, टाइम डिनोटिंग वर्ड है, जिसका प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो इस तरह ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में लगती है, गोइंग बिफोर और नाउ टाइम डिनोटिंग वर्ड जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में लगती है। तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। फिर दूसरे ऑप्शन पर विचार करें। आई गोइंग नाउ, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब बिफोर है बगैर हेल्पिंग वर्ब के, जो नहीं हो सकता है, ये गलत है। फिर अगला ऑप्शन देखें, आई गोन नाउ, आई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आई हैव रहना चाहिए था जगह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है। तो लेकिन यहाँ पर नाउ के साथ तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस लगती है। आई गोन नाउ ये बिल्कुल गलत है, बगैर हेल्पिंग वर्ब के है। आई विल गोइंग नाउ, यहाँ पर विल के साथ बी वर्ब होना चाहिए जो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में लगती है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है डॉट डॉट, ही ड्राइव्स टू वर्क। अब जरा इस पर गौर करें, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेशन मार्क है, यानी कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से आगे शुरू होगी। तो आपको ये जानना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ बिल्कुल ही सुटेबल है। तो हैज लगाने के बाद आप ड्राइव का प्रयोग नहीं कर सकते। हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ हम करते हैं तो ड्राइवन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन का प्रयोग, V3 का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है। अगर डोंट का प्रयोग हम करते हैं तो आप जानते हैं डोंट का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं करते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डजंट का प्रयोग कर सकते हैं, डोंट का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर डू का प्रयोग करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डू का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अगर डज का प्रयोग हम करते हैं तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। डज अगर हम लगाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज और यहाँ V1 का प्रयोग होगा। डज में एस लगने के बाद यहाँ V1 होता है और टू वर्क, ये इस वाक्य का, यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका डज ही ड्राइव टू वर्क, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और डज ही ड्राइव टू वर्क, क्या वह काम करने के लिए गाड़ी चलाता है, तो ये सही ऑप्शन ये आपका डी है। और फिर है 3, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसे आप देखें, ही विल नेवर स्पीक लाई। ये ही विल नेवर स्पीक लाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक फ्रेजल वर्ब के रूप में एक बिल्कुल ही जो एक तय है कि स्पीक द ट्रूथ, ये फ्रेज के रूप में इस्तेमाल होता है। स्पीक द ट्रूथ, स्पीक लाई ऐसा नहीं यूज कर सकते। ही विल नेवर टेल लाई, ये सेंटेंस सही होता। अगर टेल ए लाई होता तो ये एक्सप्रेशन जो है ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन होता। टेल ए लाई ये सही एक्सप्रेशन होता, यहाँ ए नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ही विल नेवर से ए लाई, से का प्रयोग लाई के साथ हम नहीं कर सकते। अगर हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो टेल ए लाई ही यूज हो सकता है, स्पीक ए लाई नहीं हो सकता। और आप से ए लाई नहीं दे सकते। ही विल नेवर टेल ए लाई, ये सही ऑप्शन है। टेल ए लाई ये फ्रेजल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है। टेल ए लाई ये बिल्कुल सही है, इसमें आपको टिक मारना है, टेल ए लाई। फिर सी इज प्लीज्ड डॉट डॉट मी, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
प्लीज जो है ये पार्टिसिपल है, और जैसा हम जानते हैं कि प्लीज पार्टिसिपल के बाद अगर कोई किसी व्यक्ति का आता है तो वहाँ विथ का प्रयोग करते हैं, प्लीज विथ ए पर्सन। तो पार्टिसिपल प्लीज के बाद विथ ये प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद वी डॉट डॉट दैट यू वुड सक्सीड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है? वी होपिंग दैट। जैसा कि हम जानते हैं सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। ये आपको ये क्लाउज है, ये कौन सा क्लाउज है? ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये आप प्रिंसिपल क्लाउज है। तो प्रिंसिपल क्लाउज में सेंटेंसेज जो बनते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होना ही चाहिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होना ही चाहिए, तब ये प्रिंसिपल क्लाउज तैयार होगा। इधर आपका ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज में सब्जेक्ट तो है और मेन वर्ब जो है उसमें V4 का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें, ध्यान दें, यू वुड सक्सीड, वुड का प्रयोग कब करते हैं? जब दैट से पहले पास्ट टेंस रहता है तो दैट के बाद विल वुड में बदल जाता है। ऐसा नियम है कि दैट से पहले अगर पास्ट टेंस है तो दैट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब विल हैं वुड में बदल जाएंगे, सेल शुड में बदल जाते हैं, मे माइट में बदल जाती है। ऐसा नियम है जो, यानी कि दैट से पहले पास्ट टेंस है तो दैट के बाद ये पास्ट टेंस देने के लिए ये परिवर्तन होता है हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ अगर हम होपिंग देंगे तो ये वुड ने नहीं बदल सकता, हॉप्ड V2 लगाएंगे तो यहाँ विल वुड में बदलेगा, जो सही होगा। हैड हॉप्ड का प्रयोग यहाँ हम नहीं कर सकते, हैड हॉप्ड पास्ट परफेक्ट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हैड हॉप्ड से यह बोल होता है कि काज की आशा की गई लेकिन काज पूरी नहीं हुई, लेकिन यहाँ सफलता मिली है, तो इस वजह से हम यहाँ हॉप्ड बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। विल होप ये हम नहीं दे सकते, अगर विल होप देते हैं तो यहाँ विल प्लस V1, तो दैट के बाद वुड का प्रयोग हम नहीं कर सकते। यहाँ दैट के बाद वुड का प्रयोग तभी हो सकता है अगर दैट से पहले पास्ट टेंस है, यानी कि ऑप्शन बी अगर है तभी यहाँ विल वुड में बदलेगा, और ये सही ऑप्शन बी होगा, हॉप। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सी डॉट डॉट बी अबव 40, विल बी अबव 40, वह 40 से ऊपर की होगी। फ्यूचर टाइम का प्रयोग यहाँ होगा, फ्यूचर टेंस से संभावना का भी बोध होता है, विल प्लस V1 से संभावना का बोध होता है, तो ये ऑप्शन सही है। नीड्स, सी नीड्स बी, नीड के बाद बी का प्रयोग नहीं कर सकते, अगर नीड के बाद बी आएगा तो टू के बगैर नहीं आएगा, इससे ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, नीड भी नहीं हो सकता। यूज टू से किसी काज के लगातार कंटिन्यूअसली होने का बोध होता है, वह जाया करता था, वह पढ़ा, कोई काम लगातार कोई करता है तो यूज टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ लगातार काम होने का बोध तो नहीं हो रहा है, इससे यूज टू भी नहीं होगा। आउट, सी आउट, आउट के बाद टू का प्रयोग करते हैं, यहाँ टू है भी नहीं, इससे ये ऑप्शन भी नहीं होगा, बल्कि विल बी ये ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ही डॉट डॉट क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, तो एवरीडे से यह बोध होता है कि कोई काम हम प्रतिदिन एक रूटीन के तहत करते हैं, तो रूटीन का बोध कराने के लिए, रूटीनली कोई काम करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अगर हम प्रैक्टिसेज देते हैं तो ये सही ऑप्शन होगा। ही प्रैक्टिसेज क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, वह प्रतिदिन 4 घंटे तक क्लासिकल म्यूजिक, ये क्लासिकल म्यूजिक का अभ्यास करता है, तो अब क्लासिकल म्यूजिक का अभ्यास करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। प्रैक्टिस, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रैक्टिसेज वर्ब होता है, V5 V1 नहीं होगा, और ईज प्रैक्टिस ये भी नहीं हो सकता है, ईज के बाद V4 लगता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन सही है। वाज प्रैक्टिस ये भी नहीं हो सकता है, वाज के बाद V4 होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। यू डॉट डॉट द पियानो, यू डॉट डॉट द पियानो, यू चूज द करेक्ट ऑप्शन। एम, यू के साथ एम का प्रयोग नहीं कर सकते, यू के साथ एम का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ऑप्शन सही नहीं है। यू के साथ ईज का भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता। यू के साथ आर का हम प्रयोग करते हैं। यू आर प्लेइंग, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में यू आर प्लेइंग द पियानो, आप पियानो बजा रहे हैं, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। यू आर प्लेइंग द पियानो। यू वाज प्लेइंग ऐसा तो नहीं हो सकता,
यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, वाज का नहीं करते। इससे सबसे सही सुटेबल सटीक यही ऑप्शन आपका है सी। क्वेश्चन 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। द मदर सेट इन ए कॉर्नर डॉट डॉट हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। वाइड, वाचिंग, वाच, टू वाच। मेन वर्ब सेट है, मेन वर्ब सेट है। सेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है। अब मेन वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब आती है तो वो या तो इन्फिनिटिव होगी या जिरंड हो सकती है। तो द मदर सेट इन ए कॉर्नर, वॉच हर सन, द मदर सेट इन ए कॉर्नर टू वॉच हर सन टेक हीज बेबी स्टेप्स। टू वॉच यहाँ सबसे सटीक ऑप्शन होगा, और वॉच बेयर इन्फिनिटिव है, इस वजह से उसके बाद जो एक वर्ब आएगी बगैर टू की होगी। यहाँ टू का प्रयोग नहीं है, यानी V1 बेयर इन्फिनिटिव है ये टेक। तो द मदर सेट इन ए कॉर्नर, वॉच हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। तो यहाँ वॉच का प्रयोग हम टू वॉच करेंगे, और यहाँ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग है। मेन वर्ब के बाद टू वॉच, और ये वॉच के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है बगैर टू के। तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। ये पैसिव वॉइस के वाक्य हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में समवन, एवरीवन, नो वन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, पीपुल, पब्लिक, पुलिस इत्यादि रहते हैं, तो पैसिव वॉइस में बाय के बाद उन्हें नहीं रखा जाता। ये समवन सब्जेक्ट है, तो द विंडोज ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस में चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। ये जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो समवन मे क्लीन, चूंकि हेल्पिंग वर्ब हैव है तो मे नहीं हो सकता। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैव है तो हैड नहीं हो सकता। समवन हैज, तो समवन चूंकि सिंगुलर है, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं समवन, तो हैज क्लीन्ड द विंडोज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। समवन विल तो होगा नहीं, हैव और हैज, क्योंकि समवन सिंगुलर है तो हैज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो कि समवन अगर ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना, इसके साथ हैज लगा, तो एक्टिव वॉइस ये सही ऑप्शन आपका है। समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज। फिर 11 में, ए रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज। कोई लिखित वक्तव्य या शपथ जो हम लेते हैं तो उसे एफिडेविट के तहत रखते हैं, जिसको हम शपथ पत्र कहते हैं। तो ये एफिडेविट जो है ये बिल्कुल सही है, एन एफिडेविट। और ये दूसरा एडिट, ये डिड जो है जैसे कि ज़मीन वगैरह के रजिस्ट्री में तैयार करते हैं पेपर, तो डिड ये नहीं होगा। एन एलुमनी ये भी नहीं होगा। ए लेटर ये भी नहीं होगा। एन एफिडेविट जो बिल्कुल सही ऑप्शन है यही होगा, शपथ पत्र, चूँकि यहाँ शपथ लेने की बात है। एडिट स्टेटमेंट की बात है, और एडिट स्टेटमेंट कोई लिखी हुई वक्तव्य या शपथ, तो उसे हम एफिडेविट कहते हैं, एन एफिडेविट। 12 में देखें, यस्टरडे आई डॉट डॉट टू बाय ब्रेड। अब यहाँ है यस्टरडे, आप जैसा कि हम जानते हैं टाइम एंड टेंस में हम पढ़ें कि यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टाइम के लिए करते हैं। पास्ट टाइम जो गुजर चुका है, बीत चुका है। यस्टरडे ये पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड है, इस वजह से गो का प्रयोग प्रेजेंट टाइम में नहीं, गोइंग ये नहीं हो सकता। टू गो ये भी नहीं हो सकता। वेंट जो V2 है तो पास्ट, यस्टरडे पास्ट के लिए होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। आरती मेड मी माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस। आरती मेड मी, ये मेड जो है ये कॉजेटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आरती मेड मी, तो यहाँ देखें, मेड एक ऐसा कॉजेटिव वर्ब है जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आती है, ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि बगैर वर्ब बगैर टू का प्रयोग किया जाता है। तो आरती मेड मी टू टेक ऑफ ये नहीं होगा, टू ऑफ ये नहीं हो सकता। यहाँ पर जब भी आएगा तो V1 और भी वो बगैर टू के आएगा। तो आरती मेड मी टेक ऑफ माई शूज बिफोर आई वेंट इनटू हर हाउस। आरती ने मेरे जूते उतरवाया, आरती ने मेरे जूते उतरवाया। आई वेंट इनटू हर, उसके घर जाने से पहले, उसके घर में मैंने प्रवेश किया, उससे पहले आरती ने मेरे जूते उतरवाया, यानी कि ये पॉजिटिव वर्ब है। इस वजह से एक ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव टेक ऑफ, ये प्रयोग आपका सही होगा। लेट मी डॉट डॉट द क्लासरूम प्लीज। लेट मी डॉट डॉट द क्लासरूम प्लीज। अब गौर से देखें, लेट भी बेयर इन्फिनिटिव है,
ये लेट एक ऐसा वर्ब है, लेट एक ऐसा वर्ब है जिनके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट आती है, ऑब्जेक्ट के बाद अगर किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। इनके बाद टू का प्रयोग, उनके बाद हम 2 + V1 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आती है और ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी उसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि देखिए आप जरा सारे सेट में बेयर इन्फिनिटिव के बहुत सारे वर्ब्स के प्रयोग हैं, इसलिए उस पर जरा विशेष फोकस रहेगा हम लोगों का, बेयर इन्फिनिटिव और कॉजेटिव वर्ब पर विशेष फोकस रहेगा। अब यहाँ आप देखें, लेट मी ... द क्लासरूम प्लीज। लेट मी टू लीव नहीं दे सकते, लेट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब बगैर टू के यूज होता है। तो लेट मी टू लीव, लिविंग, लीव, हैव लेफ्ट। यहाँ लीव देखें जो V1 है बगैर टू के है, ये इन्फिनिटिव बगैर टू के यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग यहाँ होगा। लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, मुझे वर्ग छोड़ने दें। तो यहाँ लेट के बाद, लेट एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आती है और ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है यानी वर्ब बगैर टू के आता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, सी। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ वर्ड ये सारे दिए गए हैं, इसमें जो सही वर्ड है उसमें आपको चिन्हित करना है। इंटेलिजेंट, जिसका सही स्पेल होता है INTELLIGENT, ये आप ऑप्शन सी में INTELLIGENT, ये आपका सही ऑप्शन होगा। उच्चारण में आप INTELL ऐसा उच्चारण नहीं करें, वो गलत उच्चारण है, उच्चारण सही होगा INTELLIGENT, ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ आपका, इसमें आप टिक मारें, सी में टिक मारें आप। आज बस इतना ही, फिर हम अदर डे दूसरे दिन जो बचे हुए क्वेश्चन सेट के क्वेश्चन हैं उसे लेकर आऊँगा। आप इस चैनल पर बने रहें और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी समझ में आया होगा कि आपने ये समझा या नहीं समझा। ये आप अपना ज़रूर कमेंट्स दें और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अदर डे जो फिर वीडियो डालूंगा उसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं बारी बारी से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाते हुए अच्छी तरह से डालूंगा वीडियोज़ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को आप दबाएं और बेल आइकॉन उसे प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरे जो नए लेटेस्ट वीडियोज आएंगे उससे आप अपडेट रहें। और आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। और ये तो मेरा अभी शुरुआती क्लास है, बहुत सारे स्पोकन के लिए भी वर्ड्स एक्सप्रेशंस में डालूंगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश जो है मैं प्राइमरी लेवल से, 0 लेवल से शुरू करके आपको फ्रॉम 0 टू हीरो बनाना मेरा है। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में आपको ज़रा भी ये नहीं हो कि ये बहुत बड़ा हेडेक है या आप कठिन लग रहा है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। इंग्लिश आपकी अपनी भाषा होगी और इस भाषा में मैं चाहता हूँ यू मस्ट गेट मास्टरी ओवर दिस लैंग्वेज, दैट्स ऑल।